नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ हैं और हम लोग जो इतिहास का खंड पूरा कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत वाले सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। अ, ये चैप्टर नंबर 2 है हम लोग का। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले इसके पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत में, उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, स- साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, उसमें जितनी ज़रूरतें थी उतना मैंने कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास किया है। उस खंड का जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना अभी तक, जो यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में और अदर भी जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन उस सेक्शन के पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्नों को लेके भी मैं आपके सामने आऊँगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उस टॉपिक को लाने के लिए अगर वो लाइव आए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव में क्या होता है कि इंटरेक्शन हो पाता है, बातचीत हो पाती है अच्छे तरीके से। तो उसके लिए चैनल के सब्सक्राइब होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक लाइव का ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप लोग ज़रूर सहयोग करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि 2024 का जो प्री होगा और 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी पूरा कोशिश किया जा रहा है। इतिहास के खंड को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व कराएंगे और साथ साथ में जो नए संभावित प्रश्न हैं उसको भी हम लेकर आएंगे। तो हम लोग करेंगे कैसे, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं डिस्कशन ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि जैसे हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो उससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पिछले कई सारे एग्जामों में आए हैं वो, और जो एक संभावित प्रश्न है वो, उन दोनों को एक बार करा देंगे। तो आप उस चैप्टर से एकदम आपको विश्वास हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग कर ले जाएंगे। उसी तरीके से जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास वाला आज ये दूसरा चैप्टर है, इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं और जो आने की संभावनाएं रहती हैं, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, और पिछले यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अगर जो पूछे गए हैं, उनको जब मैं एक बार करा लूंगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरीके के प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, इस तरीके के टॉपिक जो हैं हमारे सामने, इनसे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो आपके पास कहीं न कहीं एक अच्छा खासा जो है क्वेश्चन भी हो जाएगा और चैप्टर का टॉपिक भी मैं डिस्कशन कर लूँगा, तो वो चैप्टर आपको पूरी संपूर्णता के साथ तैयार हो जाएगी। फिर आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। अब जैसे कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी कराइए, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में कुछ अलग चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी में कुछ नई चीज़ें नहीं लिखी हैं। वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी की ही जो है मैं सेक्शन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कवर होगा। हाँ, आप ज़रूर एनसीईआरटी को पढ़िए, उससे आपकी एक समझ विकसित होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही सामान्य भाषा में बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया है एनसीईआरटी। तो अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, इतिहास में बहुत कमज़ोर हैं, आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, और समझ में भी आती हैं तभी भी एनसीईआरटी पढ़िए। मैं एनसीईआरटी के लिए कभी मना नहीं करूँगा आपको कि एनसीईआरटी मत पढ़िए, एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर पढ़िए अच्छे से। और साथ-साथ में जो चैप्टर यहाँ से हो रहा है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़िए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, तो ये विकास का जो क्रम है ना, वो क्रम क्या है उसी को हम लोग देखेंगे, और उसमें जो भी सेक्शन है उसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसको 3 भागों में डिवाइड करके समझा जा सकता है। यानी इतिहासकारों ने, पुरातात्विदों ने, जो उनको साक्ष्य मिले, जो प्रमाण मिले, जो भी उनको सूचनाएं मिली, उनको इतिहास में लिखने के लिए, ठीक है, उसको आधार बनाया, और इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए किस तरीके से डिवाइड किया है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इतिहासकारों ने इसे 3 खंडों में डिवाइड किया। तो जो पहला खंड बताया उन्होंने उसे कहा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल।
अभी हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो बताया वो था आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा है वो है हमारा ऐतिहासिक काल। देखिए, इतिहासकारों ने इसे परिभाषित किया, इसे इसके कुछ विशेषताएं बताई, इसके कुछ लक्षण बताएं। विशेषताएं कह लीजिए या लक्षण कह लीजिए। उन्होंने ये बताया कि ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब आप बताइए, अगर कहीं पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा तो हम कैसे उस समाज के बारे में या उस काल के बारे में क्या घटनाएं घटी हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, आर्थिक स्तर पे उन लोगों ने क्या किया, अपना जीवन जीने के लिए किस तरीके की चीज़ों का उपयोग करते थे, उसके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्या, ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या है जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है। तो उस काल को कैसे कोई डिफाइन करेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों ने कहा कि ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य न मिला हो। ठीक है, तो जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसी को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। और इसका उदाहरण उन्होंने बताया पाषाण काल। पाषाण काल। अभी हम लोग आगे देखेंगे, पाषाण काल को और भी डिफाइन करेंगे हम अच्छे तरीके से। पाषाण काल का मतलब ऐसा काल जिस पे मानव का, जो आदि मानव थे, उनका पूरा जीवन कहीं न कहीं, चाहे वो शिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं, रहने के लिए गुफाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो हर जगह आप देखेंगे कहीं न कहीं अब उस शिकार करने के बाद उस शिकार को काटने के लिए पत्थरों का ही उपयोग कर रहे हैं। खाने के लिए हर जगह जो है कहीं न कहीं पत्थरों का ही उपयोग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनका पूरा जीवन कहीं न कहीं पत्थर पे ही निर्भर है। ठीक है? तो ऐसे काल को हम लोग क्या बोलेंगे? पाषाण काल बोलेंगे। ठीक है? पाषाण काल को और भी आगे हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, लेकिन हम लोग पहले आदि ऐतिहासिक काल को समझ लें, ऐतिहासिक काल को समझ लें, फिर हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को आगे से क्लियर करेंगे। और चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में ये कहा गया कि ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य मिला, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे काल को क्या कहा गया? आद ऐतिहासिक काल कहा गया। और इसका जो उदाहरण बताया गया, उदाहरण में आप देखेंगे कि सैंधव सभ्यता की बात की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की आज भी जो लिपियां, जो सूचनाएं मिली हैं, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के दो ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जिनके बारे में अभी साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में करेंगे। ऐतिहासिक काल में कहा जाता है कि पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, और विदेशी यात्रियों के विवरण भी उपलब्ध हैं। यानी तीनों चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। तो इनको पढ़ा भी गया है और इनको लिखा भी गया है। तो इसको हम लोग आधुनिक इतिहास के तौर पे देख लेते हैं, आधुनिक काल के इतिहास को। ठीक है, ऐतिहासिक काल को हम क्या कहेंगे? आधुनिक ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। ठीक है, यानी आधुनिक काल के जो इतिहास है वो सब क्या है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ही अभी कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित चीज नहीं मिली थी। तो पहला ये सूचना हो गया, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब इसके जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों में हम लोग देखेंगे कि क्या है? पाषाण काल है। तो हमारा जो इसमें टॉपिक हम लोग करेंगे वो है पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल को अगर आप देखेंगे तो इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इस पूरे पाषाण युग को तीन खंडों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीन खंडों में डिवाइड कर दिया। पहला, पूरा पाषाण काल, पूरा
पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो यानी विकास के क्रम में मानव का विकास, यानी जो आदि मानव था उसका विकास जिस तरीके से आगे बढ़ा धीरे धीरे, उसी के आधार पर इसको क्या कर दिया गया, तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऐसा कहा जाता है कि जो पूरा पाषाण काल है, यानी पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है, पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है, यानी पूरा पाषाण काल संस्कृति को कहा गया कि इसका जो उदय हुआ है, वो उदय कब हुआ है। एक शब्द लिख रहा हूँ, नया शब्द आपके लिए लगेगा, अभिनूतन, अभिनूतन युग। इसको इंग्लिश में प्लीस्टोसीन युग बोला जाता है, प्लीस्टोसीन युग बोला जाता है। यानी प्लीस्टोसीन युग का मतलब वो है, आप सीधे से सिंपल भाषा में समझिए, ऐसा समय जब धरती क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी, बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनूतन युग बोलते हैं, प्लीस्टोसीन युग बोलते हैं। यानी पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल जो संस्कृति है, इसका उदय कब हुआ था, तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। इस टाइम पे धरती जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अभी हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में भी आगे जाएंगे डिटेल्स में, पहले हम लोग थोड़ा सा मध्य पाषाण काल को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को क्या किया गया, आगे जो है पूरा पाषाण काल को भी, पहले हम लोग इसको ही देख लेते हैं, फिर इस पे हम लोग आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है, अब हम लोग पूरा पाषाण काल को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसको देखेंगे, पूरा पाषाण काल को। ठीक, तो देखिए पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने क्या किया, कुछ जलवायु परिवर्तन हुए, जलवायु परिवर्तन, और इन जलवायु परिवर्तनों के कारण उनके उपकरण जो थे, जो हथियार थे उनके बनाए गए थे पत्थरों के, उनमें जो कुछ परिवर्तन हुए, उनके आधार पे, यानी उपकरण के आधार पे क्या किया गया, इसे भी तीन भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल को जो तीन भागों में बांटा गया, तो उसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा जो है वो है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये तीन भागों में इसे भी डिवाइड किया गया, किस आधार पे, जलवायु परिवर्तन और उनके उपकरण के आधार पर। ठीक है, तो अब ये निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट, और फिर हम लोग जो है मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल कर लेंगे, तो हमारा पहला जो टॉपिक है पूरा पाषाण काल वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले हम दोबारा आप लोगों से कहेंगे कि जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि जो है सब्सक्राइबर बढ़ सके और हम लाइव आएँ, ताकि आप लोग के सामने क्वेश्चन भी डिस्कशन करें अच्छे तरीके से। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल का जो पहला टॉपिक था, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। ये निम्न पूरा पाषाण काल की क्या सूचनाएं हमको याद रखनी है, कितनी बातें याद रखनी चाहिए, उन्हीं सब सारे बिंदुओं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि बैठ के इसी के बारे में पूरा पढ़ते ही रह रहे हैं, फिर पता चले कि टाइम इसी में पूरा चला गया। तो पूरा पाषाण काल के बारे में जो पहला टॉपिक है हमारा, निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें ये कहा जाता है, इसे एक और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, वो भी याद कर लीजिए कि निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, सोहन
संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये सोहन संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके लिए बताया जाता है कि सबसे पहले जो उपकरण मिले थे, जो भी उपकरण मिले थे पत्थर के, वो उपकरण कहाँ मिले थे, तो सोहन नदी के किनारे मिले थे। सोहन नदी के किनारे मिले थे। अब ये सोहन नदी क्या है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है। तो चूंकि उपकरण जो है ये सोहन नदी के आसपास ही मिले थे, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि और भी हम लोग को दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो उपकरण मिले थे, उन उपकरणों को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है पेबुल, जो प्रमुख उपकरण मिले हैं पेबुल। दूसरा जो है वो है चापर, चापर। और तीसरा जो है वो है हमारा चापिंग, चापिंग। अब देखिए एक बात और मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, यूपीएससी में बहुत कम इस तरीके से प्रश्न बने हुए हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो है हमारे वो यूपीपीसीएस और अन्य जो स्टेट के एग्जाम हैं वहाँ पे बनते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे उसमें पेबुल है, चापर है, चापिंग है। याद रख लीजिएगा, पेबुल है, चापर है, चापिंग है। तीन उपकरण मिले हैं। तीनों की अलग अलग थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, उनको आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे पेबुल के बारे में कहा जाता है कि ये जो उपकरण होते थे पेबुल उपकरण, ये पानी के बहाव में रगड़ खा के चिकने और सपाट हो जाते थे। पानी के बहाव में, ठीक है, ये क्या हो जाते थे, चिकने होते थे, हो जाते थे और सपाट हो जाते थे। और इससे कहीं न कहीं जो आदि मानव था उसे शिकार करने में थोड़ी आसानी होती थी। दूसरा जो चॉपिंग है, इसके बारे में कहा जाता था कि ये थोड़ा-सा बड़े आकार वाले उपकरण होते थे। बड़े आकार वाले, बड़े आकार वाले उपकरण होते थे। ठीक है? जो क्या होता था, इन्हीं से पेबुल से ही इसे बनाया जाता था। चापिंग के बारे में ये कहा जाता है कि चापिंग जो उपकरण होते थे ये द्विधारी होते थे। जैसे आज हम लोग के पास बहुत सारे चाकू जो देखते हैं हम लोग, उसमें दोनों तरफ धार लगा होता था। जैसे मान लीजिए ये चाकू है, तो इसमें ऊपर भी धार लगा हुआ है और नीचे भी है, यानी ऊपर से भी हम लोग काट सकते हैं और नीचे भी काट सकते हैं। तो जो चापिंग उपकरण होते थे ये द्विधारी होते थे, याद रखिएगा, ये द्विधारी होते थे। और क्या इसकी विशेषता थी, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो पेबुल होता था इसी के दोनों किनारों को जो है ना छील छील के रगड़ रगड़ के जो है उसे बनाया जाता था। मतलब ये दोनों तरफ के धार होते थे, इधर भी होते थे और इधर भी होते थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा इसमें टॉपिक है वो है मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए जितना बता रहे हैं उतना पढ़ेंगे पर्याप्त है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को प्रोफेसर नहीं बनना है। तो इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़िए, एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़िए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसी में, वो है मध्य पूरा पूरा पाषाण काल। चलिए, अब ये मध्य जो पूरा पाषाण काल है इसे एक और नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसे फलक संस्कृति कहते हैं। जैसे पहले वाले को निम्न पूरा पाषाण को हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि वो सोहन नदी के किनारे उसके उपकरण मिले थे। इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति। अब यहाँ पे फलक का क्या मतलब, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर हम लोग एक कोई कमरा में जाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का शेप बनता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, इसकी अंदर वाला हो गया और ये एक सामने वाला हो गया। तो इसमें कई तरीके के फलक हो गए। फलक का मतलब किनारे से है। क्या है? किनारे से है। तो इसमें जो मध्य पूरा पाषाण काल में जो भी उपकरण मिले हैं, उनमें ये जो फलक होते थे, मतलब हथियारों में जो अलग अलग कई तरीके के नुकीले टाइप के निकले होते थे, तो वो क्या थे, बहुसंख्यक मात्रा में थे। बहुसंख्यक फलक होते थे। बहुसंख्यक फलक होते थे। ठीक है, तो उन फलकों में जैसे हम कह सकते हैं कि कोर होते थे बहुत।
ठीक है। अ, फ्लेक होते थे और फिर एक जो है ब्लेड। तो इस तरीके की जो है हमको उपकरण मिले हुए हैं। ये सारे क्या हैं तीनों? ये उपकरण हैं। तो याद रखिएगा, मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुसंख्यक फलक होते थे। इन बहुसंख्यक फलकों में जो है जैसे कोर हो गए, फ्लेड हो गए, अ, और ब्लेड हो गए, ये जो है इस तरीके के उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। अब ये जो हमारा जो ये क्या नाम है, मध्यपूरा पाषाण काल के जो उपकरण मिले हैं, ये किन क्षेत्रों से मिले हैं, ये भी हमें थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, कि किन क्षेत्रों से ये हमें मिले हुए हैं। तो अगर इन क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे कि कहाँ कहाँ ये मिले हैं, तो कुछ क्षेत्र कॉमन है जो सभी क्षेत्रों में मिले हैं। जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी वाला हीरा, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी वाला क्षेत्र है, वाराणसी, उसे चकिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इधर मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी क्या है? ये इलाहाबाद का क्षेत्र है, इलाहाबाद का। तो ये इधर मिले हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका गुफा है और सोन घाटी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। इस तरीके के क्षेत्रों से ये मिले हैं। तो जो मुख्य क्षेत्र है उसका मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे ये महाराष्ट्र के नेवासा वाले क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों से मिले हुए हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो गुफा मिला है, भीमबेटका गुफा, वहां से भी इस तरीके के उपकरण हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो मध्यपूरा पाषाण काल का संबंध जो है इन क्षेत्रों से है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में और मैंने आपको बता ही दिया। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। आप लोग जरूर कमेंट किया करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए, शेयर भी किया करिए लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, ताकि हम और आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। चलिए अगला जो है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में ये कहा जाता है कि इस टाइम पे जो उपकरण थे ना वो बिल्कुल ब्लेड के समान हो गए थे। मतलब उनमें धार जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब शिकारियों को शिकार करने में थोड़ी सी आसानी होती थी। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जो फलक होते थे ना वो समानांतर होने लगे थे दोनों किनारों पे। ठीक है, लंबाई में अपनी चौड़ाई से ये दोगुना हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में लिख दे रहा हूँ कि जो ब्लेड होते थे ना, ब्लेड, ये पतले हो गए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, दोनों किनारे जो होते थे इनके, दोनों किनारे समानांतर होते थे। ठीक, और ये किन क्षेत्रों में मिला है तो इन क्षेत्रों का भी नाम आप लिख लीजिएगा। जैसे सोहन नदी घाटी हो गया, सोहन नदी घाटी। इसी तरीके से भीमबेटका वाला क्षेत्र हो गया, भीमबेटका हो गया। ठीक है, और इनका संबंध दक्षिण के कुछ राज्यों से भी रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कुछ गुफाएं मिली हैं। जैसे कुरनूल गुफा है, कुरनूल गुफाएं हैं, वहाँ से मिली हैं। कर्नाटक से इनका संबंध रहा है, कर्नाटक से। ठीक है, और बहुत सारे राज्यों से और भी रहा है, जैसे राजस्थान हो गया। तो इनको आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे भीमबेटका है, ये थोड़ा बहुत याद रखिए। आंध्र प्रदेश का हो गया, कर्नाटक का याद हो गया। ठीक है, सोहन नदी घाटी की बात जब होगी तो ये जान जाइएगा कि ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से भी बहुत सारी हमें उपकरण मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये उच्च पूरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, झारखंड का सिंह भूमि है, झारखंड का सिंह भूमि है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां से इस तरीके के उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक किया उसमें हम लोगों ने
पूरा पाषाण काल को, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल वाले सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य पूरा पाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण काल, क्योंकि अब हम लोग एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या हम लोग कर चुके हैं अभी तक। देखिए, हम लोग पाषाण काल कर रहे हैं, ठीक है। तो पाषाण काल में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो पाषाण काल को जैसे मैंने बताया कि इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है नवपाषाण काल। तो हम लोगों ने इसको भी क्या किया था, उपकरणों के आधार पे और जो जलवायु परिवर्तन हुए थे, इसको भी हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर लिया था। तो इसमें भी हम लोगों ने ये वाला पूरा सेक्शन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग ये मध्य पाषाण काल देख लेंगे और नवपाषाण काल। तो इसके बाद जो है ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मध्य पाषाण काल का समय आया, तो मध्य पाषाण काल का समय आते आते जो उपकरण थे ना वो बहुत छोटे हो गए थे, एकदम माइक्रो लेवल के। इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया, कहा गया है कि ये माइक्रोलिथ है। ये क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। इस युग को, पाषाण यानी मध्य पाषाण काल को एक और नाम दिया गया, माइक्रोलिथ काल या युग भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। क्यों कहा गया, तो क्योंकि जो उपकरण थे ना वो बहुत छोटे हो गए थे, यानी अत्यंत छोटे हो गए थे, अत्यंत छोटे उपकरण मिलने लगे थे। इसलिए इसे, माइक्रो की बात होती है ना कि माइक्रो मतलब एकदम स्मॉल, छोटा है, तो इसकी वजह से इसे नाम दे दिया गया माइक्रोलिथ युग। इनका जो क्षेत्र है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बेतवा घाटी है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ ना इसको। मध्य पाषाण काल, तो इसके जो क्षेत्र थे ना, मैं क्षेत्र को यहाँ से लिख रहा हूँ। क्षेत्रों में बेतवा घाटी है, बेतवा घाटी है। मेरा पेन इलेक्ट्रिक है तो इसलिए थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से सुना करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। सोन घाटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कृष्णा घाटी है। कृष्णा घाटी का जब भी नाम आएगा तो याद रखिएगा इसका संबंध कर्नाटक से है। कर्नाटक, कृष्णा नदी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। बेलन घाटी हो गया, बेलन घाटी। और बेलन घाटी का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से है। अभी मैंने बताया था इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इलाहाबाद वाला बेलन घाटी हो गया। और नेवासा, नेवासा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है इसका। तो इसके जो उपकरण मिले हैं, मध्य पाषाण काल के जो भी उपकरण मिले हैं वो सोन घाटी, बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी और नेवास, इन सारे क्षेत्रों से मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे एक साक्ष्य की मैं बात करूं यहाँ से, तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाने का जो साक्ष्य है, यानी कुत्ते को पालतू बनाने का जो साक्ष्य है वो इसी मध्य पाषाण काल से मिलता है, ठीक है। और क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो अस्थि पंजर, अस्थि पंजर का मतलब कंकाल से है ना। पंजर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये प्रतापगढ़ से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में भी कहाँ से मिला है, तो प्रतापगढ़ में एक जगह है, उसका नाम है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ठीक है। और एक जगह और है उसका नाम है महदहा, महदहा। तो 2 पॉइंट हो गया। कुत्ते को पालतू बनाने का जो साक्ष्य है वो भी मध्य पाषाण काल से मिला है। अस्थि पंजर के जो साक्ष्य हैं ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आपका पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहाँ पे भी ये सराय नाहर और महादहा, ये दो वहाँ के लोकल स्थान है ना, लोकल स्थान है, वहाँ से ये अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हुए हैं।
इसी तरीके से बताया जाता है कि जो राजस्थान का एरिया है, जैसे मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ कि जो राजस्थान है ना, राजस्थान से जो सांबर झील है, तो सांबर झील से जो भी कुछ अवशेष मिले हैं, सांबर सांबर झील से, ठीक है, यहाँ से सांबर झील के प्रमाण मिलते हैं। और कहा जाता है कि सबसे पहले, यानी पूरे विश्व में वृक्षारोपण का जो साक्ष्य मिला है, वो यहीं से मिला हुआ है। कहाँ से? सांभर से। ठीक है, ये मध्य पाषाण कालिक स्थल है। यहीं से विश्व में, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, विश्व में सबसे पहले वृक्षारोपण का जो साक्ष्य मिला है, वृक्षारोपण का जो साक्ष्य मिला है, वो कहाँ से मिला है? सांबर झील से मिला है। ठीक है, और यहाँ पे अब चूंकि ये झील है, तो यहाँ से निक्षेप के भी निक्षेप का मतलब आप लोग समझते हैं, तो इसका मतलब समझिए ना, एक तरीके से नमक जो होता है ना, साल्ट से है ना, निक्षेप मतलब प्रेसिपिटेशन से है इसका संबंध। तो इसके भी जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो हमने मध्य पाषाण काल भी देख लिया। मध्य पाषाण काल को मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा करा दे रहा हूँ आपको। देखिए, इस काल में जो उपकरण मिले थे वो बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, मतलब माइक्रो लेवल के थे। इसलिए इसे एक एक और नाम दिया गया, माइक्रोलिथ युग कहा गया। ठीक है, इसके जो संबंधित क्षेत्र हैं, बेतवा घाटी है, सोन घाटी है, कृष्णा घाटी है, बेलन घाटी है, नेवासा है। ठीक है, राजस्थान भी इसमें मेंशन कर लीजिए। इसमें जो कुछ साक्ष्य के तौर पे मिले हैं, तो सबसे पहला साक्ष्य मिला है कि कुत्ते को पालतू बनाने का जो पहली बार साक्ष्य मिला है, वो मध्य पाषाण काल से मिला है। अस्थि पंजर का मतलब होता है मानव का कंकाल। ठीक है, मतलब उसको दफना दिया गया और उसके जो कंकाल मिले हैं, अस्थि पंजर मिले हैं, वो पहला अवशेष आपको कहाँ से मिला है? तो प्रतापगढ़ से मिला है। ठीक है, प्रतापगढ़ में भी मेन जो लोकेशन है जहाँ से मिला है, वो है सराय नाहर राय और दूसरा है महदहा। ये दो जगहों से मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि विश्व में सबसे पहले वृक्षारोपण का जो साक्ष्य मिला है, वो हमें राजस्थान के सांबर झील से मिला हुआ है। ठीक है, सांबर झील में निक्षेप के भी कई सारे प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल वाला भी टॉपिक हो गया। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, वो है हमारा नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर करिए और बताया करिए कमेंट करके भी कि आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ जितना आप लोग की ज़रूरत है। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ करने के लिए कि आप लोग को अच्छा चीज़ें जाएँ, अच्छी मटेरियल जाए, अच्छा कंटेंट आपको मिले, ताकि आपके जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है वो तो हो ही हों, साथ में मैं यूपीएससी को ही टारगेट में रख के सारी चीज़ें कंप्लीट कराता हूँ। चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले कि जो कृषि कार्य था ना, वो शुरू हो चुका था नवपाषाण काल में। पशुपालन हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, आग की खोज हो चुकी थी इस टाइम पे। और अगला हम कह सकते हैं कि पहिए का भी जो है आविष्कार हो चुका था। तो ये कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में ये सारी चीजें मिल जाए चारों में से, कि कृषि कार्य मतलब कृषि, पशुपालन, आग, पहिया, तो ये चीजें नवपाषाण काल से ही संबंधित है। इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग क्या देखेंगे नवपाषाण काल के संदर्भ में? नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के संदर्भ में हम लोग देख लेंगे कि इसका संबंधित क्षेत्र कौन सा रहा है जहाँ से ये सारी चीजें मिली हैं, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें भी वही सारे क्षेत्र हैं, जैसे बेलन घाटी हो गया। आपको ना कुछ क्षेत्र कॉमन मिलेंगे कि जो जैसे मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में जो क्षेत्र हैं, ये सभी वही क्षेत्र हैं। सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो सारे क्षेत्र ही हैं जहाँ से उपकरण मिले हैं। तो जैसे बेलन घाटी हो गया। बेलन घाटी फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ से है, तो इसका संबंध इलाहाबाद से है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो चीज़ें याद हो जाए आपको, यूपी से। बेलन घाटी के अलावा रेनीगुंटा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश
कौन सा है, रेनी गुंटा, ठीक है। इसी तरीके से झारखंड वाला एरिया है, झारखंड का एरिया सिंह भूमि कामन है, ठीक है। इसी तरीके से और कौन सा क्षेत्र है, तो सोन घाटी हो गया, सोन घाटी, सोन घाटी का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र है जहाँ से नौ पाषाण काल के से संबंधित कुछ सूचनाएं मिली हैं। अब आपको इसमें से याद क्या रखना है नौ पाषाण काल के संदर्भ में, तो इसमें जो फैक्ट आपको याद रखने हैं वो सबसे पहला फैक्ट ये है कि अ, एक तो पहला फैक्ट आपको मैं नाम लिख रहा हूँ। एक तो बुर्जहोम है, जगह है, बुर्जहोम ये है कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुर्जहोम। और एक और जगह है गुफ कराल, गुफ कराल। ये दो जगह हैं जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को याद रखना है। तो यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो सबसे पहले यहाँ से गर्तावास मिला है। गर्तावास मतलब जमीन के नीचे रहने के लिए जो आवास बनाए जाते थे वो, उसे हम लोग गर्तावास कहेंगे। वो दफनाने के लिए भी हो सकता है, रहने के लिए भी हो सकता है, यानी गर्तावास मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मृद भांड मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, ठीक। और क्या मिला है, तो यहाँ से हड्डी के प्रचुर हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं। तो आपको ये तीन पॉइंट यहाँ से जरूर याद रखना है कि बुर्जहोम और गुफकराल जो है ये कहाँ पे है, तो ये कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। कश्मीर में ये जगह है बुर्जहोम और गुफकराल, यहाँ से गर्तावास मिले हैं, मृदभांड मिले हैं और हड्डी के औजार मिले हैं। इसी तरीके से एक और जगह है यूपी में, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, याद रखिए कोल्डिहवा का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, तो ये इलाहाबाद से है, इलाहाबाद। यहीं से सबसे पहले जो है ना चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है चावल का वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपका कोल्डिहवा इलाहाबाद से, ठीक है। इसके पहले जैसे मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि यहाँ पे कृषि कार्य हो रहे थे, पशुपालन हो रहा था। मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, कृषि कार्य हो रहे थे, दूसरा पशुपालन हो रहा था, ठीक है। ये सारे काम यहाँ पे हो रहे थे, कृषि कार्य और पशुपालन। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ नौ पाषाणकालिक स्थलों में, तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिल नहीं रहे हैं जो और भी याद रखने हैं। एक पॉइंट और है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन चिरांद का ना। चिरांद से बहुत प्रचुर मात्रा में ना हड्डी के उपकरण मिले हैं। और चिरांद पड़ता कहाँ है, तो ये बिहार में पड़ता है, बिहार में एक जगह है वहीं पे पड़ता है। यहाँ से चिरांद से बहुत अधिक मात्रा में जो है, यानी प्रचुर मात्रा में क्या मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो तीन पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं, एक तो बुर्जहोम गुपकराल वाला, दूसरा चिरांद और कोल्डिवा, ये तीन फैक्ट आपको याद रखिए। एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होके, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और कृषि और पशुपालन जैसे कार्य जो है नवपाषाण काल में शुरू हो गए थे। क्यों हो गए थे, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पहिए की खोज हो चुकी थी, आग का खोज हो चुका था, ठीक है। इस तरीके के कार्य जो है यहाँ पे हो चुके थे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो टॉपिक किया उसमें हम लोग क्या क्या किए हैं एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। तो हम लोगों ने पूरे जो भी हमारा खंड था दूसरा वाला टॉपिक, उसमें हम लोगों ने पाषाण काल को जो तीन भागों में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नौ पाषाण काल। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आद ऐतिहासिक काल। क्या है, आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल में मैंने उदाहरण क्या बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले अभी हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक और करेंगे। एक तो है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, और एक दूसरा टॉपिक है महापाषाण काल। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। देखिए, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां और महापाषाण कालीन संस्कृतियां। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2016 में महापाषाण काल से यूपीएससी में सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा ना, वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जो तीसरा अगला वाला चैप्टर करेंगे उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पे आने से पहले हम लोग ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां या सभ्यता और महापाषाण काल, ये दो टॉपिक हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए।